तो मशहूर अर्थशास्त्री और क्रिप्टो एक्सपर्ट शरद कोहली इस वक्त मेरे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। शरद जी, पहले तो स्वागत है आपका TV9 पर। थैंक यू सो मच। शरद जी, अभी सोने चांदी को लेकर बहुत बातें हो रही थी, लेकिन अचानक से फिर से बिटकॉइन या बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी सुर्खियों में आ गई है। हम ये जानना चाहते हैं कि बिटकॉइन जो अपने उच्चतम स्तर से लगभग आधे पर आ गया है, तो वैसे तो इस देश में सरकार इंकरेज नहीं करती लोगों को क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो इन्वेस्टेड हैं। उनके लिए आपकी क्या सलाह होगी? बिटकॉइन पर इस वक्त क्या करना चाहिए उनको? देखिए, अगर तो वो लॉस में है, यानी कि किसी ने 1 लाख पे या $1,20,000 पे लिया हुआ था, तो उस व्यक्ति को तो सलाह ये है कि इतना बड़ा लॉस इस वक्त बुक करने की अकलमंदी नहीं। यानी कि अब अगर वो 65,000, 70,000, 75,000 ऊपर नीचे बहुत वॉलेटाइल है। पहली बात तो उतार चढ़ाव बहुत देखने को मिल रहे हैं, तो इतने बड़े घाटे पर बेचना तो बनता नहीं। पहली बात। दूसरी बात जो समझने वाली ये है कि ये ऐसी चीज है जो ना तो लीगल है और ना इलीगल है। और मजेदार बात क्या हुई कि जब उड़ीसा हाईकोर्ट का जो निर्णय आया, उस निर्णय में उड़ीसा हाईकोर्ट ने यही बात कही कि सरकार को बोला कि आप पहले ये बताइए कि रेगुलेटेड है या ये अनरेगुलेटेड है, ये बताइए कि ये लीगल है या इलीगल है। अब इसकी पोजीशन ये है कि इसको होल्ड करना इलीगल नहीं है। यानी कि अगर आपके पास बिटकॉइन है और आपने निवेश कर रखा है, जो बहुत सारे लोगों ने किया हुआ है जैसा आपने कहा, तो आप इसको खरीदते बेचते हैं, इलीगल नहीं है। पर क्योंकि ये रेगुलेटेड नहीं है, यानी कि कोई कानून अभी तक संसद में ऐसा पास नहीं हुआ जो क्रिप्टो की खरीद बेच को, होल्डिंग को अभी रेगुलेट करे। इस पर आऊंगा मैं, क्योंकि सरकार अगर किसी चीज के मुनाफे पर टैक्स ले रही है तो जाहिर सी बात है जिस पर हमने टैक्स दिया वो उसकी स्टैट्यूटरी वैलिडिटी मानी जानी चाहिए, क्योंकि सरकार को हमने उस ट्रांजैक्शन पर टैक्स दिया, तो इलीगल तो नहीं कहना चाहिए। लेकिन आपकी बात भी सही है, इस पे बहुत सारी अभी एनोमलीज हैं। अभी बिटकॉइन पे पहले ये बताइए, ये हाल हुआ क्यों? ऐसा क्यों हुआ कि बिटकॉइन इतना टूट गया? देखिए, जो टैरिफ की सारी नीतियां डोनाल्ड ट्रंप साहब की हैट से निकल कर आई और सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज किया, और सुप्रीम कोर्ट में खारिज करने के बाद ट्रंप साहब थोड़ा सा बौखला गए। उन्होंने बौखला के पहले 10% घोषणा करी, फिर 15 कर दिया, फिर जो अल्टीमेट नोटिफिकेशन आया वो फिर 10 का आया। तो कुल मिला के विश्व में एक कंफ्यूजन फैल गया है मल्टीलेटरल ट्रेड को, यानी कि पूरी की पूरी ट्रेड की जो प्रणाली है दुनिया की, वो हिल गई। बिटकॉइन को ये पसंद नहीं है। बिटकॉइन की जो मार्केट है वो स्टेबिलिटी चाहती है। अच्छा। जब अनिश्चितता होती है और रिस्क बढ़ता है, तो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, रिस्की एसेट्स में से अपना पैसा निकाल के सेफ हेवन एसेट्स में डाल देते हैं। तो ये पहली बात। सोना चांदी जो सेफ एसेट माने जाते हैं, सेफ हेवन माने, तो आपने देखा कि सोना, बिटकॉइन वैसा नहीं माना जाता। आपने देखा कि सोना $5,000 के आसपास था। हाँ। उस समय जब ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, हाँ। और सोना एकदम से चढ़ के $5200 के आसपास पहुंच गया। चांदी भी इसी प्रकार जो 77-78 घूम रही थी वो 90 के आसपास आ गई। मैं प्रति डॉलर प्रति आउंस की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे में बिटकॉइन को एक इनसिक्योर्ड एसेट माना जाता है। और बिटकॉइन, देखिए, जो लोग क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं वो इस बात को तो जरूर समझ चुके होंगे कि इस ट्रेड का कोई माई बाप नहीं है। यानी कि आप देखिए, स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, आप तो स्वयं बिजनेस जर्नलिस्ट इतने साल तक रहे हैं, अभी भी हैं, कि एक बैलेंस शीट होती है, बुक वैल्यू होती है, पीई होती है, उसकी कंपनी का फैक्ट्री चल रही है, कोई ऑफिस है, रोज बॉटम लाइन है, टॉप लाइन है। पर बिटकॉइन में क्या है, खबरें हैं। एक खबर ऐसी आती है, एक आंधी इधर को चल पड़ती है, उधर से एक खबर आती है, आंधी उधर को चल पड़ती है। एग्जैक्टली यही आपको देखने को मिल रहा है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ्स को खारिज किया, उसकी वजह से जो ट्रंप साहब ने जो डील साइन करी थी अलग अलग देशों के साथ, वो सब, अंग्रेजी में एक शब्द होता है इनफ्रक्चुअस, वो सारी की सारी डील एक तरह से बेकार हो गई, रिडंडेंट हो गई। तो इसकी वजह से अनिश्चितता फैल गई। और ट्रंप साहब ने साथ में ये जरूर कह दिया कि टैरिफ तो मैं लगा के छोड़ूंगा। ये मैं उनकी बात का निचोड़ निकाल रहा हूँ कि टैरिफ तो मैं चाहे सेक्शन 122 में लगाऊं, चाहे मैं सेक्शन 301 में लगाऊं, 231 में लगाऊं, ये सारे सेक्शन यूएस ट्रेड एक्ट 1974 के हैं। तो जैसे ही ट्रंप साहब ने ये कहा, तो वो अनिश्चितता और कंफ्यूजन दुनिया में बढ़ गया। बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट जैसे ही अनिश्चितता का उसको भान हुआ, उसमें आपको एकदम पहले गिरावट दिखी, फिर थोड़ा सा रिकवर भी किया है, आपने देखा होगा, फिर $75,000 की तरफ जाने की कोशिश करी, फिर नीचे आई। तो बिटकॉइन मार्केट क्योंकि पहले ही किसी फंडामेंटल पे बेस नहीं है, तो जैसे ही इसमें अनिश्चितता आती है, मार्केट एकदम गिरने लगती है। नहीं, तो आपने वो कहा कि जैसे अगर आप किसी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो उस कंपनी की बैलेंस शीट है, उस कंपनी का पी रेशियो है, उस कंपनी का ऑफिस है, फैक्ट्री, सब कुछ है। बिटकॉइन तो माइनिंग के जरिए निकाले जाते हैं, उसमें भी कहा जा रहा है कि एक पर्टिकुलर उनकी लिमिटेड क्वांटिटी है जी।
तो जो दर्शक हमें देख रहा हो, जो बिटकॉइन के बारे में जानना चाह रहा हो, उसको अगर आप आसान भाषा में मेरे दर्शक को समझा सकें कि बिटकॉइन से क्या समझना चाहिए उसको। देखिए, बिटकॉइन एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। हाँ। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है, उसको हम ओपन लेजर कहते हैं। यस। यानी कि मैंने आपको दिया, आपने किसी को दिया, किसी ने किसी को दिया, तो पूरी की पूरी ट्रेल एक ब्लॉकचेन के जरिए रिकॉर्ड होती जाती है और वो हाथ बदलता जाता है। आपने मुझे दिया, फिर मैंने आपके वॉलेट में डाल दिया। तो कुल मिला के ये सच है कि अगर आज भी आप चाहें किसी भी क्रिप्टो करेंसी की ट्रेल निकालना तो आप निकाल सकते हैं, पर क्योंकि इसके ट्रांजैक्शंस एक देश से दूसरे देश में होते हैं, आप यहां बैठे हैं, हो सकता है आपका ट्रांजैक्शन कोई स्विट्जरलैंड में बैठा ले रहा हो, कोई चाइना में बैठा खरीद रहा हो, तो इसकी ट्रेल निकालनी क्रॉस बॉर्डर पॉसिबल नहीं होती है। तो जैसे ही क्रॉस बॉर्डर इसमें एस्पेक्ट आता है। दूसरी एक बात और गौरव इसमें क्या हुई कि क्रिप्टो करेंसी का उपयोग अवैध गतिविधियों के लिए करा जाने लगा। बिल्कुल। आपको जब पेमेंट करनी है, आप देखिए यहाँ किसी ने पैसे दिए, किसी ने बाहर ले लिए, इसको हवाला बोलते हैं। रैंसम में बहुत इस्तेमाल होने लगा। रैंसम में इस्तेमाल होने लगा और हवाला एक्टिविटीज में इस्तेमाल होने लगा। बल्कि मैं ये भी कहने में नहीं हिचकिचाऊंगा कि आतंकवादी गतिविधियों में भी क्रिप्टो करेंसी का प्रयोग होने लगा। क्योंकि देखिए, ये तो जो लोग ट्रेड करते हैं जानते हैं, जो नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं, आपके मोबाइल में एक वॉलेट है जहां आपका बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो पड़ा हुआ है। आपको कुछ नहीं करना, जिसको आपने भेजना है आप उसका जो आईडी है वो डालेंगे और आप जो पैसे ले रहे हैं उससे या नहीं ले रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो तुरंत उसके वॉलेट में पहुंच जाएगा। तो जो इस तरीके से ट्रेड होता है, इसको मॉनिटर करना, क्योंकि आरबीआई, देखिए एक और इसमें जरूरी समझने वाली बात क्या है कि भारत सरकार और आरबीआई का व्यू पॉइंट भी इसमें मुझे अलग अलग दिखाई दिया। भारत सरकार ने इसको पूरी तरह से अवैध घोषित नहीं किया। अब कानून तो भारत सरकार बनाती है, संसद बनाती है। बिल्कुल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोलर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको सिरे से खारिज कर दिया, क्योंकि आप इसको कहते हैं क्रिप्टो करेंसी। अब आरबीआई जो मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोलर की हैसियत से ये कैसे स्वीकार कर सकता है कि किसी और चीज के आगे करेंसी शब्द यूज हो जाए, और जिसको वो रेगुलेट ना करता हो, जिसके लिए कोई कानून नहीं है। तो आरबीआई ने इसको सिरे से खारिज किया हुआ है, पर क्योंकि आरबीआई सिर्फ एमपीसी या मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोलर है, कानून बनाने का अधिकार सरकार को है, तो इसलिए आज भी क्रिप्टो करेंसी होल्ड करने के, अगर आप होल्ड करते हैं तो आपको चोर डाकू नहीं कहा जाएगा। नहीं, मैं वही पूछ रहा था आपसे। हालांकि इसमें फ्रॉड भी बहुत होता है, जैसा आपने कहा कि लिमिटेड है, एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में जाता है। हमने कई सारी खबरें देखी हैं कि बिटकॉइन के नाम पे लोगों को बेवकूफ भी बनाया जाता है। जिस चीज पर सरकार मुझसे प्रॉफिट पर 30% टैक्स ले रही हो, इनफैक्ट उसके ट्रांजैक्शन पर 1% टैक्स ले रही हो, उसको हम इलीगल कैसे कहें? तो ये क्या है और ये दुविधा दूर होनी चाहिए कि नहीं? देखिए, आयकर में आपने जो बात करी, मैं मजेदार एक उदाहरण दे देता हूँ। और ये असल में कभी हुआ है। मैं केस तो साइट नहीं कर सकता। किसी व्यक्ति ने डकैती की रिटर्न फाइल करी। ये बहुत साल पहले की बात है। उसने बकायदा, उसके प्रॉफिट एंड लॉस में था, इतना डकैती से इनकम हुई, ये मैंने तसला खरीदा, ये असला खरीदा, और ये मैंने रस्सी खरीदी, और ये मैंने चाकू खरीदा, और मैंने वहां पर पेट्रोल खर्च किया। वो रिटर्न आयकर अधिनियम के अंतर्गत वैध मानी गई। ये बात अलग है कि आप क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में और आईपीसी के अंडर आप अंडर अरेस्ट हैं, पर आयकर का नियम क्या कहता है कि अगर आप इनकम कमा रहे हैं, वीडीएस को वर्चुअल डिजिटल एसेट की कैटेगरी में डाला गया है क्रिप्टो को, वीडीए के अंतर्गत आपके ऊपर 30% सीधा सीधा टैक्स लगेगा। अब ये वैध है या नहीं है, ये संसद का काम है कानून बनाने का, पर क्योंकि अवैध नहीं है, आपको इनकम हो रही है, तो इनकम पे टैक्स तो लगेगा। डकैती तो लेकिन अपने आप में एक अपराध है। बिटकॉइन खरीद फरोख्त तो अपराध नहीं है, ये कहीं बीच में आता है। अपराध नहीं है पर वैध भी नहीं है, वो अपराध है और वैध भी नहीं है। तो इसलिए ये थोड़ा सा इसमें फर्क है। आपने बड़े पते की बात उठाई है, तो थोड़ा सा इसमें फर्क है। बिल्कुल ये बात सही है कि ना ये वैध है ना ये अवैध है, वर्चुअल डिजिटल एसेट कैटेगरी में भी है, टैक्सेबल भी है। परंतु देखिए, अब अवैध होने से नुकसान क्या है? अगर किसी का, बहुत सारे मामले साइबर पुलिस में गए गौरव पिछले कुछ सालों में, जिसमें लोगों ने कहा कि मेरे वॉलेट से मेरी क्रिप्टो चोरी हो गई, मेरा फोन खो गया, उसमें मेरा क्रिप्टो वॉलेट था, मैंने वो कहीं सेव नहीं, अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे सेव नहीं किया हुआ था। पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि किस कानून के तहत हम इसको पकड़े, बताइए। तो ये क्योंकि अनरेगुलेटेड होने से जो भी व्यक्ति इसमें कर रहा है वो ये ध्यान रखे कि अपने रिस्क पे कर रहा है। जब तक संसद में कोई कानून बन के नहीं आएगा तब तक इसको भारत में वैध नहीं माना जा सकता, परंतु अवैध नहीं है। अगर आपने होल्ड किया हुआ है तो कोई गुनाह नहीं किया हुआ। बहुत सारे, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारी कंपनियां हैं जो एक्सचेंजेस के तौर पर इंडिया में भी काम कर रही हैं, तो उनके जरिए क्या इन्वेस्टमेंट करना सेफ है? वही सेफ है। बल्कि मैं ये सलाह दूंगा जो लोग इसमें कर रहे हैं, हालांकि मैं सलाह तो नहीं दूंगा क्योंकि जब तक लीगल नहीं है तो मेरा सलाह देना बनता नहीं है। वैसे भी आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लेके करिए जो भी कर रहे हैं। आप अपने किसी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लेकर ही करें। हम यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहे हैं, हम आपको यहाँ जो अभी कंटेम्पररी जो कुछ चल रहा है उस पर बात कर रहे हैं। जी हाँ।
तो दो तरीके हैं लेने के, यानी मेरे पास है, मैंने आपको दिया, अपने वॉलेट से आप में डाल दिया, एक ये तरीका है। परंतु बेहतर तरीका वही है जिसका आपने जिक्र किया कि जो यहाँ पर एक्सचेंजेस खुले हुए हैं वहां पर बिल्कुल जैसे शेयर एक डीमैट अकाउंट में रहता है, उनके यहाँ भी टेम्परेरी एक अकाउंट में रहता है, फिर आप चाहें तो अपने वॉलेट में इसको ले सकते हैं। तो इस तरीके से इसका तो बेहतर यही है कि अगर आप खरीद बेच कर रहे हैं तो एक्सचेंज के थ्रू करें, कम से कम कुछ जवाबदेही तो एक्सचेंज की होगी एक सर्विस प्रोवाइडर के नाते, ना कि कानूनी तहत पे। तो उसके थ्रू डायरेक्ट कोशिश करें, अवॉइड करें। हालांकि कुछ एक्सचेंजेस के बारे में भी पिछले दिनों खबर आई कि उनके वॉलेट से भी क्रिप्टो वहां से भी कई बार गायब हो चुका है। और मैं ये भी सलाह दूंगा, अगर आपके पास क्रिप्टो एसेट है, कृपया उसको खाली मोबाइल फोन पर मत रखिए। ये गलती कतई मत करिए, इससे बहुत लोगों का लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान। अच्छा, आप, क्योंकि मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, ये तो हो गया क्रिप्टो को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर जो कुछ चल रहा है। क्या एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर भारत में क्रिप्टो एक अच्छी कमोडिटी हो सकती है अभी फिलहाल का जो सिनेरियो है उसमें? देखिए, मुझे लगता है कि भारत सरकार की मंशा ये है कि उनका अपना एक कॉइन आना चाहिए। और आपको याद होगा पीछे एक लक्ष्मी नाम के कॉइन की चर्चा भी हुई थी, डिजिटल रुपी की बात हुई थी। डिजिटल रुपी की बात हुई थी। वो अभी तक हमें देखने, मुझे लग रहा है भारत सरकार पहले किसी अपने एसेट को लीगलाइज करेगी, उसके बाद कुछ एक एसेट्स को शायद उसके पीछे मान्यता मिल जाए सीमित तौर पर। मुझे नहीं लगता कि ओपन अप्रूवल भारत, अगर ये आना होता ना गौरव, तो अब तक आ जाता। इस पे कमेटी भी बनी हुई है, बाकायदा सरकार के कुछ लोग इसको स्टडी भी कर रहे हैं, पर सबकी रिपोर्ट यही कहती है कि इसको रेगुलेट करना बहुत कठिन है, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ओपन लेजर को क्रॉस बॉर्डर में ट्रांसपेरेंट बनाना बहुत कठिन हो जाता है, आप ट्रैक नहीं कर सकते। और जब से इसका इलीगल गतिविधियों में इस्तेमाल हुआ है ना गौरव, तब से सरकार और ज्यादा सतर्क। तो अभी क्या दिखता है फ्यूचर? अब यहाँ 65,000 से कहाँ जाता दिखता है? मुझे लगता नीचे आएगा या ऊपर भी जाएगा? मुझे लगता है, देखिए, प्राइस भारत में तो कंट्रोल होती नहीं है, इसकी प्राइस अंतरराष्ट्रीय है, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे खरीद बेच ज्यादातर चाइना में इसकी ज्यादा हो रही है, यूरोप में हो रही है, कुछ साउथ ईस्ट कंट्रीज में भी हो रही है। तो प्राइस, जिसको हम मार्केट मेकिंग कहते हैं या प्राइस डिस्कवरी कहते हैं, वो भारत में नहीं हो रही है। नहीं, आपने कहा कि अगर स्टेबल नहीं है वर्ल्ड, स्टेबिलिटी नहीं है वर्ल्ड में, तो इस पे भी लोग यहाँ से निकलते हैं। तो अगर हम कुछ आसपास की दुनिया में देखें स्थितियां, रूस और यूक्रेन की वॉर रुकी नहीं है जी। अमेरिका ईरान पे बहुत प्रेशर बना रहा है, वहां से भी एक और ज्यादा वॉर की खबरें आ सकती हैं। इसके अलावा आप देखिए कुछ और, जैसे ताइवान के आसपास चाइना अक्सर करता रहता है, चाइना जापान में करता रहता है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। तो ये जो सिनेरियो है, इसमें बिटकॉइन का फ्यूचर इस सबको देखते हुए क्या दिखता है? देखिए, आप तो जर्नलिस्ट हैं, अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आप जर्नलिस्ट होने के नाते क्या मुझे बता सकते हैं कि अगले घंटे क्या खबर आने वाली है? आपका जवाब होगा मैं नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकते। तो जो एसेट खाली खबरों पे आधारित है, उसके लिए कोई भी फोरकास्ट करनी मुझे लगता है उचित नहीं होगी। बाकी ये जरूर है, आपकी जो बात निकली, आपने आपके सवाल में ही आपका जवाब भी था कि अगर अनिश्चितता बढ़ती है जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक, तो बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना खतरनाक हो सकता है। हालांकि मैं ये साथ में जोड़ना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के दिल के बहुत नजदीक है ये, और डोनाल्ड ट्रंप साहब का क्रिप्टो करेंसी भी बहुत यकीन है। उनकी अपनी कंपनी, आपको पता होगा, लिबर्टी फाइनेंस करके चाइना में, पाकिस्तान में इस समय है, उनके दिल के करीब है। तो जब तक ट्रंप साहब हैं, मुझे लगता है वो डूबने तो नहीं देंगे, परंतु बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहेगा। तो मेरी सलाह रिटेल निवेशकों से यही है, हालांकि सलाह अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से लीजिए, पर एज एन एक्सपर्ट मुझे इससे दूर रहना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा लगा शरद जी, आपने अपना वक्त हमें दिया और हमारे दर्शकों को इतने कॉम्प्लेक्स इशू के बारे में थोड़े सरल शब्दों में समझाया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।